नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है, जिसमें हमने दोस्तों बात करी है दीर्घाकार आवर्त सारणी की। सो दोस्तों लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और दोस्तों आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3.4। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन चल रहा है जिसमें हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये केमिस्ट्री का एक बेस होता है। जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आवर्त सारणी भी इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी से ही दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, परमाणु क्रमांक कैसे एडजस्ट किए जाते हैं। ये सारी बातें हमने दोस्तों कहाँ कवर करी थी। सो दोस्तों ये सारी बातें हमने लेक्चर नंबर 3.3 में सारी चीज़ें कवर करी हुई थी। सो दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 3.3 में ये भी देखा हुआ था कि कैसे आवर्त सारणी को बनाया जाएगा और आवर्त सारणी को बनाने के बाद में कैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को एडजस्ट किया जाएगा, कैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एडजस्ट किया जाएगा और डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। और दोस्तों वहां पर हमने ये भी बात की हुई थी कि कितने आवर्त होते हैं। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि कितने आवर्त होते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी में, 7 आवर्त होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं, वर्गों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 18 होती है। और दोस्तों वहां पर हमने ये भी बताया हुआ था कि वर्गों के क्या होते हैं, उपखंड भी होते हैं, जिनको फर्स्ट ए, सेकंड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए इस तरीके से एडजस्ट करते थे, या फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, इस तरीके से उपखंडों को भी एडजस्ट करते थे। और दोस्तों वहां पर हमने ये भी देखा हुआ था कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व क्या होते हैं और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को कैसे रखा जाएगा। सो दोस्तों इन्हीं चीजों को हम बाय लैंग्वेज भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो हमको दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ाई जाती है इसके मेन लक्षण क्या है। सो दोस्तों बनाएंगे हेडिंग और देखेंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण यानी मूल लक्षण क्या होते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है दीर्घाकार आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। ये लक्षण इनको हमने कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है। सो दोस्तों ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। हालांकि इन सारे पॉइंट के बारे में हम आपसे पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, आवर्त क्या होते हैं, क्षैतिज लाइन होती है। ये सारी चीजों को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन इनको अगर हमको पॉइंट्स में लिखना हो तो इनको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे या इन पॉइंट्स को हम कैसे लिखेंगे, इनकी भी हम बात करेंगे। सो दोस्तों एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन पॉइंट्स में। पहला पॉइंट दोस्तों कह रहा है दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़े कॉलम होते हैं। अब आप चाहें तो इन पॉइंट्स को अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे अगर हमको पॉइंट बढ़ाना है तो हम ये भी लिख सकते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 खड़े कॉलम होते हैं। 2 पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए। सो सिंपल सी बात है, हमको केवल समझना है, बाकी तो हम अपनी तरीके से चीजों को एडजस्ट करना हम जानते हैं, सभी को पता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों, दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं। और क्षैतिज का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल। हमने कई बार बताया हुआ है क्षैतिज का मतलब होता है दोस्तों हॉरिजेंटल, यानी कितने क्षैतिज लाइनें होती हैं, 7 क्षैतिज लाइनें होती हैं और 18 खड़ी लाइनें होती हैं। 18 खड़े कॉलम को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस, और क्षैतिज को क्या बोलते हैं दोस्तों, हॉरिजेंटल लाइंस। यही तो सारी चीजें बोली जाती हैं। अब दोस्तों 7 क्षैतिज लाइनों को हम कहते क्या हैं, इनको आवर्त कहते हैं, और 18 खड़ी लाइनों को दोस्तों क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वही दोस्तों अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि 7 क्षैतिज कॉलम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आवर्त। इसको हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, जो आपको इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको हमने हैंड रिटन नोट्स में दिया हुआ है। और दोस्तों जैसा सभी को पता है वो हैंड रिटन नोट्स कहां मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। और अगर पीडीएफ डाउनलोड होने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कोटेशन तो सभी को याद हो गई होगी अब तक। तो क्या करना है, हमने जैसा बताया ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको हैंड रिटन नोट्स में दिए गए हैं। सो शॉर्ट में हमको यहाँ पर समझना है कि आखिरकार ये पॉइंट्स कह क्या रहे हैं। सो दोस्तों पहला पॉइंट ये कह रहा था कि 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं और 18
खड़े कॉलम होते हैं। और हमको क्या पता है कि 7 क्षैतिज कॉलम को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, और 18 खड़े कॉलम को दोस्तों हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये 3 पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, इस आवर्त सारणी में, मतलब कौन सी आवर्त सारणी में, दीर्घाकार आवर्त सारणी में। ठीक है, इसका मतलब कौन सी आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी में लिखा हुआ है। इस आवर्त सारणी में, या हम कह सकते हैं इस आवर्त सारणी का प्रथम तत्व, जो पहला तत्व होता है वो क्या होता है, क्षार होता है, तथा अंतिम तत्व क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। पहला तत्व क्या होता है, क्षार होता है, और अंतिम तत्व क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। अब जब दीर्घाकार आवर्त सारणी शुरू करते हैं, प्रथम तत्व का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर प्रथम वर्ग के तत्व। प्रथम वर्ग के तत्व का मतलब पहले वर्ग के जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षार होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पहले वर्ग के तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षार होते हैं, और जो अंतिम वर्ग के तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। सभी को पता होगा पहले वर्ग के तत्व कौन से लेते थे, ह, ली, ने, की, रब, से, फरियाद, कुछ यही तो लेते थे। हली, ने, की, रब, से, फरियाद, ये पहले वर्ग के तत्व हैं, और इन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब हम बात करें अंतिम वर्ग के तत्वों के लिए, तो कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। यानी ये तत्व हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये तत्व हमारे अक्रिय गैस कहलाते हैं। जो प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं इनको दोस्तों हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार धातुएं या क्षार तत्व कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं चौथा पॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको क्या कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं, ताकि हमको क्या रहता है कि हमें ये चीजें समझ में आ गई हैं। अब दोस्तों बढ़ेंगे आगे की तरफ, 5वां पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों 5th पॉइंट में कह रहा है कि इस आवर्त सारणी में, अर्थात दीर्घाकार आवर्त सारणी में, अक्रिय गैसों को या नोबेल गैसों को, अक्रिय गैसों को हम एक नाम से और जानते हैं। वो नाम दोस्तों क्या है, नोबेल गैस। क्या नाम है, नोबेल गैस। अक्रिय गैस बोला जाए या नोबेल गैस बोला जाए, बात क्या है, एक ही है। लिखा हुआ है इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को या नोबेल गैसों को 18वें वर्ग में या 0 वर्ग में स्थान दिया गया है। जैसा कि हमने दोस्तों लेक्चर नंबर 3.3 में जब आवर्त सारणी बनाई थी तो वहां पर हमने लास्ट वाला जो 18वां वर्ग था उसको हमने क्या कहा था, इसको 0 वर्ग भी कहते हैं। यानी अक्रिय गैसों को कहां रखा गया है, 18वें वर्ग में हमने रखा था। और 18वें वर्ग को हम लोग कैसा वर्ग कहते थे, 0 वर्ग भी कहते थे। तो दोस्तों वही लिखा हुआ है, इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को या नोबेल गैसों को 18वें वर्ग में रखा गया है या 0 वर्ग में रखा गया है। अब दोस्तों हम आपसे कहें कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18वां वर्ग कहां है, तो आप क्या जानते हैं कि सर जब हम इधर से इधर जाते हैं तो ये क्या होता है, दायां होता है। यानी जो अक्रिय गैसें हैं वो दीर्घाकार आवर्त सारणी में कहां रखी गई हैं, दाईं ओर रखी गई हैं। और हम आपसे कहें कि क्षार तत्व कहां रखे गए हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर दीर्घाकार आवर्त सारणी में बाईं तरफ रखे गए। यानी जब हम अक्रिय गैसें कहां रखी जाती, इसी साइड में तो रखी जाती, तो इस साइड को क्या बोलते हैं, दायां बोलते हैं, और इस साइड को क्या बोलते हैं, बाईं तरफ बोलते हैं। यानी क्षार धातुओं को बाईं तरफ और अक्रिय गैसों को दाईं तरफ रखा गया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं 5वां पॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे 6 पॉइंट पर और देखते हैं क्या लिखा हुआ है 6 पॉइंट में। लिखा हुआ है दोस्तों, अक्रिय गैसों को 0 वर्ग के तत्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन तत्वों की संयोजकता 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। क्या लिखा हुआ है, अक्रिय गैसों को 0 वर्ग के तत्व, यानी अक्रिय गैसों को हमने 0 वर्ग के तत्व क्यों कहा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अक्रिय गैसों को 0 वर्ग के तत्व क्यों कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सर इनकी संयोजकता जो होती है वो 0 होती है। अब बात करते हैं कैसे 0 होगी। संयोजकता का मतलब क्या होता है, संयोजन करने की क्षमता। और संयोजन करने की क्षमता हम कैसे डिसाइड करते थे, हमने क्या बताया था जब संयोजकता आपको पढ़ाया था, तो ये बताया था कि जिन तत्वों के बाह्य कोश पूर्ण भरे होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। और अक्रिय गैसों के बाह्य कोश क्या होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं। पूर्ण भरे का मतलब क्या होता है, इन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन
पाए जाते हैं, इसीलिए इन तत्वों की संयोजकता दोस्तों क्या होती है, शून्य होती है। जैसा कि हमने बताया था कि जिन तत्वों के बाह्य कोश पूर्ण भरे होते हैं उनकी संयोजकता शून्य होती है। सो दोस्तों इसीलिए इनको शून्य वर्ग के तत्व भी हम कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इस आवर्त सारणी में यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 6 में, कौन सी आवर्त संख्या 6 में कितने तत्व होते हैं, 32 तत्व होते हैं, 32 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स, यानी जो आवर्त संख्या 6 है उसमें कितने तत्व होते हैं, 32 तत्व होते हैं। अब ये देखेंगे जो 32 एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं। सो दोस्तों लिखा हुआ है जिसमें LA से आगे के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे की ओर स्थान दिया गया है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि LA से आगे के, यहाँ पर LA लिखा था और यह बताया था कि 14 तत्वों को नीचे की तरफ स्थान दिया गया है और उन तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया था, F ब्लॉक में रखा गया था। और उन तत्वों की श्रेणी को दोस्तों हम लोग क्या कहते थे, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते थे। ये सारी चीजें हम जानते हैं। सो दोस्तों वही लिखा हुआ है, इस आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 6 में 32 तत्व होते हैं जिनमें LA से आगे के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे की ओर स्थान दिया गया है। इन 14 तत्वों की श्रेणी को अर्थात CE से लेकर LR तक, यही तो बताया था कहां से होता है, सेरेनियम से लेकर LR तक होते हैं, यानी 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व होते हैं इन तत्वों की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं और इन तत्वों को F ब्लॉक में स्थान दिया गया है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये 7 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों दीर्घाकार आवर्त सारणी के अभी कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी लिखते हैं और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इन पॉइंट्स में। सो दोस्तों देखते हैं आगे के पॉइंट हमारे लिए क्या कहते हैं और इनको एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं ये पॉइंट हमारे लिए क्या नई चीजें बताते हैं। सो दोस्तों पहला पॉइंट लिखा हुआ है, सॉरी 8वां पॉइंट लिखा हुआ है, जैसा कि हमने 7 पॉइंट तक डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने ये देखा था कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कैसे आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कैसे आते हैं। सो दोस्तों वही लिखा हुआ है, आवर्त संख्या 7 में भी कितने तत्व होते हैं दोस्तों, 32 एलिमेंट। जैसे आवर्त संख्या 6 में 32 एलिमेंट्स थे, वैसे ही आवर्त संख्या 7 में भी कितने तत्व होते हैं, 32 एलिमेंट्स यानी 32 तत्व होते हैं जिनमें AC से आगे के 14 तत्वों, यानी किसके आगे के, AC से आगे के 14 तत्वों अर्थात TH से LR तक के तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे की ओर स्थान दिया गया है। यानी जो AC से आगे के जो 14 तत्व थे इनको कहां स्थान दिया गया दोस्तों, आवर्त सारणी में नीचे की ओर स्थान दिया गया है। और नीचे की ओर कैसे स्थान दिया गया है वो भी लिखा हुआ है। इन तत्वों की श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। यानी ये जो 14 तत्व हैं इनकी जो श्रेणी है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। इस श्रेणी के सभी तत्वों को F ब्लॉक में लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के नीचे स्थान दिया गया है। यानी जो एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं इनको कहाँ रखा गया है दोस्तों, सर F ब्लॉक के नीचे रखा, सॉरी आवर्त सारणी में नीचे की ओर F ब्लॉक में रखा गया। लेकिन F ब्लॉक में भी कहां रखा गया है, तो ध्यान रखेंगे कि लेंथेनाइड ऊपर होते हैं और एक्टिनाइड नीचे होते हैं। जो लेंथेनाइड की श्रेणी पहले ऊपर रखी जाएगी, उसके नीचे कौन सी आती है, एक्टिनाइड की श्रेणी। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। करना क्या है, ये ध्यान रखना है कि आवर्त संख्या 7 में 32 तत्व होते हैं जिनमें AC से आगे के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे की ओर स्थान दिया गया है। इन तत्वों को हम एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं तथा इन तत्वों को F ब्लॉक में लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के नीचे स्थान दिया गया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगला पॉइंट कहता है लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को रेयर अर्थ तत्व भी कहते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट क्या कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी को हम कभी कभी रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। सो दोस्तों ये नाम आप ध्यान रखेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है
कि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना दिया गया 92, यानी यूरेनियम से आगे के सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं ट्रांस यूरेनियम। आप क्या करेंगे आवर्त सारणी को देखेंगे सो जो एक्टिनाइड श्रेणी होगी उसमें जो यूरेनियम होगा और यूरेनियम के जो आगे के जो तत्व होंगे उन सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। क्या नाम देते हैं ट्रांस यूरेनियम। यानी ट्रांस यूरेनियम क्या है सर एक्टिनाइड श्रेणी में 92 यूरेनियम के आगे के जो भी तत्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। क्यों कहते हैं क्योंकि यह तत्व प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, यानी ये ट्रांस यूरेनियम जो तत्व होते हैं वो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। तो ये पाए कैसे जाते हैं यह ट्रांस यूरेनियम तत्व वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं। यानी ये जो ट्रांस यूरेनियम तत्व होते हैं ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं बल्कि इनको कौन बनाता है वैज्ञानिक बनाते हैं। और किन विधियों से बनाते हैं कृत्रिम विधियों से, यानी अपने आप से इन चीजों को बनाते हैं। सो दोस्तों उन सभी तत्वों को क्या कहते हैं ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है एक आवर्त में बाएं ओर से दाएं ओर जाने पर, कहां से कहां लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं लेफ्ट से जा रहे हैं किधर की तरफ राइट की तरफ, यानी बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर गुण बदल जाते हैं। क्या लिखा हुआ है गुण बदल जाता है। गुण का मतलब जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं चेंज हो जाती हैं। क्यों क्योंकि आप कहां से कहां जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, यानी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं। परंतु क्या लिखा हुआ है नए आवर्त में, यानी दूसरे आवर्त में अगर आप पहले आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो गुण बदल जाएंगे। जब आप दूसरे आवर्त में आएंगे या हम क्या कह सकते हैं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है। सिंपल सी बात है, जब आप बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो गुण बदल जाएंगे। जब आप बाईं ओर से दाईं ओर नहीं जा रहे हैं बल्कि अब कहां आ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तभी तो हमने बताया था कि समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में रखे जाते हैं। यानी जब इस वाले तत्व के नीचे वाले तत्व में आप जाएंगे तो गुण इन दोनों के क्या होंगे समान होंगे। सो दोस्तों वही लिखा हुआ है ऊपर से नीचे जाने पर गुणों की क्या होती है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब जैसा गुण ऊपर वाला था उससे मिलता जुलता गुण नीचे वाले तत्व का भी होगा। और दोस्तों पता है सभी को गुणों की इस पुनरावृत्ति को ही हम क्या कहते हैं आवर्तिता कहते हैं। आवर्तिता के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था कि ऐसे तत्व जिनके गुण आपस में मिलते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं आवर्तिता कहते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। सभी को पता है 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक कौन कौन सी वर्ग संख्या के होते हैं सभी को पता है सर, पहली वर्ग संख्या और दूसरी वर्ग संख्या के जो तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 13वीं वर्ग संख्या 14, 15, 16, 17, 18, यानी ये जो वर्ग होते हैं वो किस वर्ग के होते हैं एलिमेंट, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। और वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के जो तत्व होते हैं दोस्तों वो कौन से होते हैं, वो तत्व होते हैं आपके क्या लिखा हुआ है डी ब्लॉक के तत्व। वो तत्व कौन से होते हैं दोस्तों, वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आए होंगे। दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट आपसे और डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट आपके लिए क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी जो बनाई गई है वो क्या है। वो दोस्तों जो दीर्घाकार आवर्त सारणी आपकी बनाई गई है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है। कैसे बनाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब एस, पी, डी, एफ ये कहां से आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही तो आते हैं। ये क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लेक्चर नंबर 3.2 में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि एस ब्लॉक के तत्व क्या होंगे, जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगेगा, एस उपकोष में प्रवेश करने लगेगा,
उन तत्वों को हम क्या कहेंगे, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ऐसे ही पी ब्लॉक के तत्व क्या होंगे, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, पी उपकोष में चला जाता है, बाह्य कोश के पी उपकोष में जाता है, क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से डी ब्लॉक के तत्व क्या होंगे, वह तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरते हैं, क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार से एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, वह तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में भरते हैं, क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या होते हैं ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों बात करेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के गुण और दोष क्या होते हैं। सो दोस्तों ये सारी बातें हम कहाँ करेंगे दोस्तों, ये सारी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3.5 में करेंगे। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।